everyone, so good morning to all of you and welcome to लॉजिक पाठशाला। आज है रिवीजन क्लास आपकी वीकली करंट अफेयर्स की, जिसमें आप अपना रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप डेली फॉलो नहीं करते तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी ये वीकली करंट अफेयर्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वीक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, 10 से 16 मई के बीच में जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं उनको कवर अप करते हैं, और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इस, मैं आपको बता दूं टोटल 52 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, जिसमें आप लोग भी अपना आंसर लगा सकते हैं, अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि कितने आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। रिसेंटली चाइना ने अभी कौन सी कंट्री को भैया धमकी दे दी कि आप क्वेड में शामिल नहीं होंगे। सबसे पहले तो क्वेड की अगर हम बात करें तो क्वेड में कितनी कंट्रीज़ हैं? क्वेड ग्रुप में आती हैं 4 कंट्रीज़। कौन कौन सी? सबसे पहली है हमारी इंडिया, उसके बाद इसमें कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया, देन अमेरिका और जापान। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज़ किस में, 4 कंट्री शामिल हैं क्वेड ग्रुप में। वैसे भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि बांग्लादेश, इसका आंसर बांग्लादेश है, कि बांग्लादेश इसमें शामिल ही होगा। ठीक है, लेकिन चाइना वालों को पहले से ही डर लग गया है भाई कि इसमें शामिल हो गया तो फिर मेरे खिलाफ खुसर फुसर करते रहेंगे, है ना। तो चाइना वालों ने बांग्लादेश से ऐसा क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि अगर आप इसमें शामिल होंगे तो हमारे बीच में जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हो सकते हैं, और तीस्ता नदी को चाइना के द्वारा फंडिंग दी जा रही है ताकि वो प्रोजेक्ट बन सके उस रिवर पर, उसमें उस प्रोजेक्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा चाइना बांग्लादेश को डराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। यहाँ पे करेंसी चलती है टका। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। ओरेसिस रेक्स जो है वो 2 साल की जर्नी कंप्लीट करके वापस पृथ्वी पर आ रहा है। ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये कौन सी स्पेस एजेंसी ने बनाया था? यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नासा। ठीक है, ये जो मिशन नासा के द्वारा ये जो ओरेसिस रेक्स मिशन भेजा गया था, ये स्पेसक्राफ्ट भेजा था, ये 2018 में भेजा था। क्यों भेजा था? एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम क्या है? बेनू। ठीक है, बेनू, उसकी स्टडी करने के लिए ये 2018 में लॉन्च किया गया था, क्योंकि बेनू मोस्ट डेंजरस एस्ट्रॉयड माना जाता है अर्थ के लिए। ये हर 6 साल में ना एक बार पृथ्वी के पास पहुंच जाता है, तो ऐसा लगता है कि टकरा ना जाए, तो इसलिए इसकी स्टडी के लिए नासा ने इसे भेजा था। तो ये अपना काम कंप्लीट करके वापस अर्थ पर आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। रिसेंटली चाइना ने जो अपना लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट भेजा था, क्योंकि चाइना अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, उसके लिए उसने पहला मॉड्यूल 28 अप्रैल को भेजा था। ये इसने उसको स्पेस में लीव करा और वापस आ रहा था। इस पर चाइना का कंट्रोल ख़त्म हो गया और ये कहाँ पे जाके गिरा? तो ये जो रॉकेट है ये मालदीव्स के पास इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में जाकर गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रॉकेट का नाम भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन से देश ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर कहो विदेशी निवेश, इसकी स्क्रीनिंग के लिए एक कानून बनाया है? तो ये कानून किसने बनाया है? डेनमार्क ने। ठीक है, भाई क्यों बनाया है? डेनमार्क में देखो चाइना के अगेंस्ट में अपने आप को, अपनी आप कह लो कि कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता है। चाइना जो नए नए नेटवर्क्स बना रहा है, चाइना की कंपनी है हुआई, और उसका जो प्रोजेक्ट है वो चाइना से सेव करना चाहता है एक तरीके से अपनी कंट्रीज़ को, क्योंकि उसे लगता है कि ये सिक्योर नहीं है। तो इसलिए उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की स्क्रीनिंग करनी शुरू कर दी कि कहीं कोई घोटाला या घपला तो नहीं हो रहा है। ठीक है, डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन, और यहाँ पे डैनिश क्रोन करेंसी चलती है। ओके, याद रखिएगा। 5th क्वेश्चन देखिए क्या है। सना रामचंद्रा बिकेम द फर्स्ट हिंदू वुमन, ये पहली हिंदू महिला होंगी जो किस देश में प्रशासनिक सेवा में शामिल होंगी? तो आंसर बिल्कुल यहाँ पे पाकिस्तान करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये पाकिस्तान में कराची जगह है, वहाँ की रहने वाली हैं, और ये पहली वुमेन होंगी जो वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगी। ठीक है, तो पाकिस्तान में भाई बहुत ही बड़ी बात है, कोई एक हिंदू वुमेन वहाँ पे इस पद पर जो है उनको ये पद मिल रहा है। तो इन्होंने वहाँ पे जैसे यहाँ UPSC होती है, वहाँ पे CSS की परीक्षा होती है, उसको पास किया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो हमें कंट्री का नाम बताना है कि भैया कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने प्रतिनिधि सदन में अपना विश्वास मत खो दिया है। सो द आंसर इज नेपाल। अब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं कौन? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली। ठीक है, ये है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। इनको वोट चाहिए थे, सो इनको ओनली 93 वोट्स मिल पाए, लेकिन इनको चाहिए कितने थे? इनको 136 चाहिए थे। अगर ये अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अगर विश्वास में आना चाहते हैं, लेकिन इनके पास वोट ही नहीं आए इतना, इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने अपना जो विश्वास मत है उसको खो दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नेपाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन से देश ने कोरोना से बचाव के लिए माउंट एवरेस्ट पर एक विभाजन रेखा डिवाइडिंग लाइन स्थापित करने की घोषणा की? सो भाई ऐसा कौन सी कंट्री कर सकती है? अच्छा आप ही बताओ कौन सी कर सकती है? देखो ये काम भी चाइना के द्वारा किया गया है, नए से काम हो रहे हैं ना चाइना के द्वारा। सो देखो क्या हुआ कि देखो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का रास्ता चाइना की तरफ से भी जाता है, नेपाल से भी जाता है। ठीक है, नेपाल के भी कुछ माउंटेनियर्स यहाँ पे गए, सो वो कोरोना संक्रमित पाए गए, पॉजिटिव पाए गए। सो क्या होगा, जो चाइना चाहता है कि भैया मेरे पास ये इन्फेक्शन ना आए, तो एक डिवाइडिंग लाइन बनाना चाहता है। नेपाल वालों से कहा कि तुम अपनी तरफ से चढ़ोगे और हम अपनी तरफ से चढ़ेंगे, कोई भी एक दूसरे की इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। अब ये तो देखो वही बात हो गई कि खुद से आपने जो चीज़ शुरू करी आप तुम उसी से ही बच रहे हो, क्योंकि सभी को पता है कि 2019 के एंड में ये वायरस शुरू कहाँ पे हुआ था? चाइना के वुहान सिटी से। सो कहीं ना कहीं डेवलपिंग में चाइना का ही हाथ था इसमें, और फिर धीरे धीरे करके देखा जाए तो 3 ही महीनों में ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में फैल गया और एक महामारी बन गई। और आप देख ही सकते हैं इस टाइम इंडिया की कितनी बुरी कंडीशन चल रही है। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है इमरजेंसी? वहाँ पर साइबर अटैक हो गया, उनकी सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन है उस पर, उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। ध्यान रखना कि अमेरिका पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने साइबर अटैक के बाद अपने यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर करी है। ठीक है, अमेरिका की सबसे बड़ी पाइपलाइन जो एजेंसी है उसका नाम है कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी, जिस पर ये साइबर अटैक हुआ है। और अगर ये कंडीशन जल्द ही सॉल्व नहीं हुई तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं और सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसके बाद है कौन सी कंट्री यहाँ पर किसने सिंगल डोज ऑफ कोरोना की बना ली है वैक्सीन की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रशिया, और उसका नाम क्या रखा हुआ है? स्पुतनिक लाइट। स्पुतनिक वी नाम से पहले भी इन्होंने अपनी वैक्सीन को लॉन्च किया था, और ये वैक्सीन भी 80% कारगर है कोरोना को कम करने के लिए। सो इसको डेवलप किसने किया है? रशिया ने। इसके बाद है ढाला डैम, ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो देखो ये लोकेटेड है अफ़गानिस्तान में। ये न्यूज़ में क्यों रहा था? तो ये न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि तालिबान के जो आतंकवादी हैं उन्होंने इस डैम पर अपना कब्जा कर लिया, और ये अफ़गानिस्तान का दूसरा बड़ा बांध है। ठीक है, ये डैम यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा बनाया गया था 1952 में। सो ये वहाँ के लिए बहुत ही मतलब अफ़गानिस्तान के लिए एक दिक्कत वाली बात है कि इस पर कब्जा कर लिया गया है, क्योंकि ये वहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैम कहलाता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद रिसेंटली कौन सी कंट्री ने यहाँ पर शांगसाई 2C रॉकेट को लॉन्च किया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चाइना, और इसे शीशेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो सैटेलाइट है इसको क्या बोला गया है? यागोन सैटेलाइट। यागोन सैटेलाइट ये होती क्या है? ये सैटेलाइट देखो वैसे तो स्पाई करने का काम करती है, जासूसी, लेकिन चाइना इस पर भी अड़ा हुआ है कि भैया हमने तो नहीं भेजा जासूसी करने के लिए, हम तो लैंड सर्वे करेंगे, इसकी मदद से क्रॉप यानी जो फसलें हैं उसका इवैल्यूएशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, डिज़ास्टर को मॉनिटर करेंगे, आपदाओं को ये काम करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सैटेलाइट जासूसी के काम के लिए यूज़ करी जाती हैं। अब पता नहीं भाई चाइना क्या करना चाहता है। ठीक है, आप लोग न्यूज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आ रही है वैसे तो। आयरन डोम वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो ये आयरन डोम कौन सी कंट्री ने इसको विकसित किया है? तो इसे इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों रहा था? ये न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि रिसेंटली इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में एयर स्ट्राइक हुई। क्यों हुई?
ओल्ड जेरूसलम सिटी में एक जगह है, मतलब एक मॉस्क्यू है जिसका नाम है अल अक्सा मॉस्क्यू। ठीक है, इस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद है दोनों देशों के बीच में कि ये हमारी जगह है, इजराइल कहते हैं हमारी जगह है। सो यहाँ पर इतनी बात बढ़ गई कि रॉकेट और मिसाइलों से हमला कर दिया। अब फ़लस्तीन के पास तो इतनी ज़्यादा डेवलपिंग चीज़ें नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, बट इजराइल ने इस आयरन डोम को डेवलप किया हुआ है। अब ये क्या है, देखो कोई भी किसी ने मिसाइल मारो अटैक कर दिया, फ़लस्तीन ने इधर से अटैक किया, यहाँ पे इजराइल है, इजराइल के पास ये आयरन डोम है, क्या करता है कि जो भी मिसाइल आएगी उसको हवा में ही यहाँ पर मार देता है ताकि वो पहुँच ही ना पाए। सो ये टेक्नोलॉजी इनके पास थी, तो इनके यहाँ पे बहुत कम नुकसान हुआ, मतलब नुकसान हुआ है बट इतना नहीं जितना कहाँ पे हुआ, फ़लस्तीन में इसका नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा न्यूज़ को। इसके बाद है एक्सियोम ने अभी रिसेंटली कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ एग्रीमेंट किया, क्योंकि वो अपने एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजना चाहता है। तो आंसर इज क्या, नेक्सा नहीं, नासा। ठीक है, तो नासा के जो कैनेडी स्पेस सेंटर है वहाँ पे 2022 में एक्सपेक्ट है कि कंप्लीट हो जाएगा, और इसका नाम क्या है मिशन का, AX-1। इसमें 8 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रुकेंगे 8 दिन और फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज रिसेंटली किसने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिसका नाम रखा गया है श्वास, इसको बनाया है। तो अभी रिसेंटली इसे किसने बनाया है, तो इसे रिसेंटली इसरो के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब देखो इसरो ने खाली कंसंट्रेटर नहीं बनाया, इसके अलावा 3 वेंटिलेटर्स भी बनाए हैं जिनका नाम है प्राण, स्वास्थ्य और वायु। देखो जो प्राण वेंटिलेटर है ना, वो एक बैग की तरह है जो ऑटोमेटिक काम करेगा, इसमें गैस भरी हुई है जो आपको ऑटोमेटिक डिलीवर हो जाएगी। स्वास्थ्य जो वेंटिलेटर है वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम करता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के। और वायु एक लो कॉस्ट यानी कम कीमत का वेंटिलेटर है, और इसको किसने डेवलप किया है, इसरो ने। ठीक है, इसके बाद रिसेंटली 2DG ड्रग को अप्रूवल मिला कि कोविड ट्रीटमेंट में आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये ड्रग किसने बनाई है, तो बिल्कुल DRDO के द्वारा इस ड्रग को बनाया गया है। अब यहाँ पे इसका 2DG का मतलब क्या है, देखो 2D से आपका क्या हो जाएगा, डीऑक्सी, और G से आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, इसको डेवलप किया है DRDO ने। अब ये जो आप कह लो कि ड्रग है ना, ये बहुत जल्दी रिकवरी करेगी, ऐसा इंश्योर किया जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है, और कोविड-19 के जो पेशेंट है उनके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जा सकता है। क्लियर, DRDO ध्यान रखिएगा, अच्छे से DRDO ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, इसके बाद है देखो यूरोपियन काउंसिल मीटिंग में इंडिया के बिहाव से इसमें किसने भाग लिया, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया। ये मीटिंग की जो होस्टिंग है, जो अध्यक्षता है वो किसने करी, इसकी मेजबानी किसने करी, पोर्तुगल यानी पुर्तगाल ने करी। और इसमें कोविड के टाइम पे देखो किस तरीके से हम समावेशी विकास को और बढ़ावा दे सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद देखो आर्किटेक्ट साइंस की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है, तो इसमें इंडिया को देखो रिप्रेजेंट किया है किसने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि क्या है, हेल्थ मिनिस्टर हैं। ठीक है, और ये जो मीटिंग हुई है, ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किसने किया है, तो इस मीटिंग को किसने ऑर्गेनाइज़ किया है, जापान और आइसलैंड, इन दोनों ने मिलके इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसमें भी देखो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी गई कि एकेडमिक पॉलिसी के बारे में, और किस तरीके से आर्किटेक्ट रीजन की समझ को हम बढ़ावा दे सकते हैं, तो इन सभी के बारे में जो है वो डिस्कस किया गया इस मीटिंग में। इसके बाद है रिसेंटली देखो आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक को किसने यहाँ पे डेवलप किया है, इसको DRDO ने डेवलप किया है। इसमें क्या होगा, देखो कोविड का जो आप टेस्ट कराते हो कि कोविड है या नहीं है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, CT स्कैन कराओ, ये कराओ, फिर रिजल्ट्स आएंगे। उसकी जगह पे AI टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक्सरे आएगा, एक्सरे निकल के आएगा, एक्सरे इमेज, और वहाँ पे आपको कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा कि आप में कोरोना के सिम्टम्स हैं या फिर नहीं। और इसको डेवलप किसने किया है, DRDO ने, राइट। इसके बाद देखो अभी रिसेंटली आर्टिकल 311 का यूज़ किया गया है, किसे डिसमिस किया गया, मुंबई पुलिस कमिश्नर की मुंबई पुलिस आयुक्त के द्वारा। तो इनका नेम है सचिन वाजे, इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। आर्टिकल 311 क्या होता है, देखो अगर किसी भी नागरिक को
भारत सरकार के अधीन वो काम करता है, उसको उसके पद से हटाना है या फिर उसकी रैंकिंग कम करनी है, तो इसका यूज़ करते हैं आर्टिकल 311 का। ठीक है, 20 क्वेश्चन है। देखो, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह की आंतरिक संरचना का मॉडल तैयार किया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सैटर्न। सैटर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं? शनि। ओके, तो इसमें क्या देखा गया? देखो कि जो शनि ग्रह है, शनि के आपने देखा होगा ना, चारों तरफ रिंग इस तरीके से होगी है, उसके अंदर, उसके अंदर नहीं, मतलब उसकी उसमें जो लेयर है ना, परत है, उस पर हीलियम का इफेक्ट है। तो हीलियम के इफेक्ट की वजह से प्लैनेट में बहुत मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, उसमें बहुत चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित हो जाता है। और इसका जो सेंटर बना हुआ है, जो इसका कोर है, वो लोहे और निकेल जैसी धातुओं का बना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। इसके बाद है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ने पहली ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग की अध्यक्षता करी है? तो ये मीटिंग की अध्यक्षता इंडिया के द्वारा करी गई और इसमें बात करी गई वुमेन पार्टिसिपेशन की, महिलाओं की भागीदारी, श्रम बाजारों के औपचारीकरण और इसके अलावा सुरक्षा समझौते के बारे में बात करी गई। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया ने इसे होस्ट किया। चलो मैं आप लोगों से यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, यही आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, आज का ब्रिक्स के बारे में आपको बताना है मुझे कि ब्रिक्स की सबसे पहले फॉर्मेशन कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसमें कितने कंट्रीज़ हैं, इसकी मेंबर कंट्रीज़, और इसका काम क्या है। अगर आप ये सारी चीज़ें, आपके जितना भी आप जानते हो इसके बारे में, आप उतना बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखो, प्रोजेक्ट हील इंडिया, इसकी शुरुआत किसने करी? तो फेमस एक्टर हैं ये अनुपम खेर, इन्होंने इसकी शुरुआत करी। सो कोविड एपिडेमिक में जो चिकित्सा उपकरण है, मेडिकल इक्विपमेंट है, उनकी आपूर्ति करने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। ठीक है, क्योंकि कोविड के समय में देखो बहुत कमी है इक्विपमेंट्स की, कहीं पे कंसंट्रेटर नहीं, कहीं वेंटिलेटर्स नहीं, सो पेशेंट्स को बहुत ज़रूरत है। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं। उसके बाद है देखो, पासिक्स एक्सरसाइज अभी हुई है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे है? तो अरब सागर में ये एक्सरसाइज हुई है। और भारत की तरफ से इसमें कौन कौन था? भारत की तरफ से चेतक हेलीकॉप्टर था इसमें, और INS शारदा जो कि शिप है, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गरुण शक्ति एक्सरसाइज भी होती है। क्लियर? नेक्स्ट है देखो 24, कौन से स्टेट या यूटी आप कह लो ने फ्री वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया? किसके लिए? पत्रकारों के लिए। तो इसे दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया। देखिए, पत्रकार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस टाइम पे, सो उन्हें भी तो खतरा है ना कोविड होने का। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आपको फ्री में वैक्सीन लगेंगी ताकि जिससे आपका बचाव हो सके। इसके बाद है 25 क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर कोविड ट्रीटमेंट स्कीम की शुरुआत कौन से राज्य ने करी? तो मध्य प्रदेश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसमें क्या होगा, जो भाई आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं उनको निःशुल्क रूप से कोविड का उपचार दिया जाएगा। इसके बाद कौन से राज्य की सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू करी? तो द आंसर इज हरियाणा। देखो, इसमें क्या होगा, आप टेलीमेडिसिन आपने सुना होगा पहले भी कि डॉक्टर से आप ऑनलाइन सलाह ले सकते हो, फ़ोन पे सलाह ले सकते हो, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इसमें भी यही होगा, जो भी कोरोना रोगी हैं उनको एक नंबर दिया है यहाँ की राज्य सरकार ने 1075, आप इस पर फ़ोन करके जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनकी सलाह ले सकते हैं और उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेलीमेडिसिन होता है। इसके बाद है कौन से स्टेट ने कम्प्लीटली ग्लाइफोसेट को बैन किया है? तो तेलंगाना की सरकार ने इसको बैन किया। क्यों? ये देखो, वैसे तो कॉटन फील्ड में जो आपने देखा होगा खरपतवार होते हैं उनको मारने के यूज़ में आता है, लेकिन इससे कैंसर होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन किया है। उसके बाद है मनोज दास इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड प्रदान करने का निर्णय कौन सी सरकार ने लिया है? तो उड़ीसा की सरकार ने लिया है। इसमें क्या होगा, देखो जो हाई स्कूल स्टूडेंट हैं उनके क्रिएटिव काम के लिए, चाहे वो उड़िया में कोई चीज़ लिख रहे हो, हिंदी इंग्लिश लिटरेचर में कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहे हो, तो उसके लिए उनको ये जो प्राइज़ है वो दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने इसको डिसीज़न लिया है। उसके बाद है हिमांता विश्व शर्मा, ये भी हाल ही में बने हैं मुख्यमंत्री 15वें कौन से स्टेट के? असम के। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल, उनकी जगह पर इनको अपॉइंट किया गया है।
रिसेंटली कौन से स्टेट के गवर्नमेंट ने अपनी 9 मिनिस्ट्री के नाम बदले हैं? तो देखो ये बदले हैं तमिलनाडु में भी नए सीएम अपॉइंट हुए हैं, MK स्टालिन उनका नेम है। तो टोटल यहाँ पर 34 मिनिस्ट्री है जिसमें से 9 का नाम बदला गया है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं उनका नाम भी। देखो एग्रीकल्चर का नाम करके करा है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज, हेल्थ का नाम चेंज हो गया, मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर कर दिया, फिशरीज़ का कर दिया फिशरीज़ एंड फिशरमैन वेलफेयर, लेबर वेलफेयर पहला नाम था, अब क्या हो गया लेबर वेलफेयर एंड स्किल डेवलपमेंट। इस तरीके से 9 मिनिस्ट्री के नाम जो हैं वो बदले गए हैं तमिलनाडु में। इसके बाद है कौन से राज्य की सरकार ने 18 वर्ष के ऊपर सभी कोरोना संक्रमित को आइवरमेक्टिन नामक दवाई के इस्तेमाल को मंजूरी दी है? गोवा। लेकिन WHO इसका काफ़ी विरोध कर रहा है क्योंकि भाई ये मेडिसिन का कोई कंफर्म नहीं है कि आप कोविड से सही हो जाओगे या नहीं हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद है कंट्री की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट कहाँ पर लगाई जाएगी? तो इसे मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा। देखो ब्लैक फंगस आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा ये फैल रहा है और इससे मेनली क्या इफ़ेक्ट होता है, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। सो भोपाल और जबलपुर में इसका यूनिट लगाई जाएगी ताकि वहाँ लोगों का उपचार किया जा सके। उसके बाद है कौन सी ऐसी पहली स्टेट है जिसने अडॉप्ट किया है ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग को? तो इसे असम ने भाई अपनाया है क्योंकि असम में ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से काफ़ी वहाँ पे बाढ़ आती है, बहुत नुकसान हो जाता है। तो डेली बेसिस पे यहाँ पर ये रिपोर्ट तैयार करी जाएगी ताकि पहले से ही सारी चीज़ें सेट करके रखी जा सके और इतना नुकसान ना हो पाए। उसके बाद है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 8 मई को। थैलेसीमिया देखो एक जेनेटिक बीमारी है, लोगों को इस बीमारी के बारे में बताया जाता है इस दिन के तहत। इसके बाद है नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो 11 मई को हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस सेलिब्रेट होता है। थीम देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और बाकी हम थीम लास्ट दिन कवर अप कर लेंगे सारी, डोंट वरी। सो देखो 11 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत ने अपनी पहली सफल परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया था, इसका नाम क्या था? शक्ति फर्स्ट। तो इसी सक्सेस पर कि भारत ने कितनी सक्सेस हासिल करी इस फील्ड में, इस दिन को याद करने के लिए दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 12 मई को ये दिन मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सुना होगा, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है क्योंकि उन्होंने नर्सेस के लिए काफ़ी काम किया है। जब क्रीमिया की युद्ध चल रहा था उस दौरान उन्होंने नर्सों को ट्रेन किया था, बहुत अहम भूमिका निभाई। थीम क्या है इसकी? नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ठीक है। बुक का नेम है द बेंच और इस बुक की ऑथर कौन है? मेघन मार्कल के द्वारा ये बुक लिखी गई। शेख जायद बुक अवार्ड ये किसे मिला? ये दिया गया डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। उनकी बुक थी अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, उनके लिए इस अवार्ड को उन्हें दिया गया है। ये जो अवार्ड है वो UAE में शुरू होने वाला साहित्य पुरस्कार है। 2007 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। इसके बाद है देखो चैटबॉट है ईवा, इसको कौन से बैंक ने लॉन्च किया? तो HDFC ने इसे लॉन्च किया। इसके मदद से क्या होगा, जो देखो ग्रामीण एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो गांव में हैं और वो अपना कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो, एडवाइस से रिलेटेड हो, तो उनको हेल्प करी जाएगी, ठीक है। उसके लिए इसको शुरू किया गया है। उसके बाद है देखो अभी रिसेंटली 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? सो द आंसर इज कामी रीता शेरपा, इन्होंने बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। इससे पहले इन्होंने अपना 24वां वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, 24वीं बार चढ़कर 2 साल पहले, उसी को ब्रेक कर दिया इन्होंने, 25वीं बार चढ़ गए। तो कामी रीता शेरपा ने जब पहली चढ़ाई करी थी तब ईयर क्या था? 1994, ओके। उसके बाद एलिफेंट इन द बॉम्ब इस बुक की ऑथर कौन है? तो कल्कि कोएचलिन इस बुक की ऑथर है। एक्ट्रेस में आपने मूवीज़ वगैरह में इन्हें देखा होगा। ओके, अगला है वर्ल्ड फूड प्राइज 2021, ये किसने जीता है? तो शकुंतला थिल्सराड ने जीता है। और इन्होंने सी फूड को लेके और जो फूड सिस्टम है उसको लेके बहुत ही अच्छी अप्रोच बनाई, तो उसके लिए अवार्ड इन्हें दिया गया है। उसके बाद है बुद्धा इन गांधारा, इस बुक की ऑथर कौन है? तो सुनीता द्विवेदी जी के द्वारा ये बुक लिखी गई।
कौन से बैंक ने आई चूज़ माई नंबर सुविधा को शुरू किया? तो देखो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका मतलब क्या है कि आप जैसे अपना कोई अकाउंट खुलवाते हो तो जो अकाउंट नंबर होता है ना उसके डिजिट आप चूज़ कर सकते हो। आपका मन है, आपका लकी नंबर, आपको जो नंबर पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकाउंट का नंबर बनवा सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन टू विन द विटली अवार्ड। ये किसने जीता? नुक्लू फॉर्म ने। और ये कौन से स्टेट के रहने वाले हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये नागालैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, ये अवार्ड जो है वो इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली अभी इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का कोच किससे अपॉइंट किया गया? सो आंसर इज रमेश पवार को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट इज आईसीसी ने देखो अभी रैंकिंग जारी करी है, टेस्ट रैंकिंग्स। इसमें कौन सी कंट्री टॉप पर रही? तो टेस्ट रैंकिंग में इंडिया टॉप पर रही और इसमें न्यूजीलैंड सेकंड पोजीशन पर रही। ठीक है, एक ये तो हो गया टेस्ट। इसके बाद दो और होता है इसमें, क्या मतलब, एक होता है वनडे क्रिकेट। वनडे में देखो पहले नंबर पर रहा न्यूजीलैंड और इंडिया जो है ना वो इसमें थर्ड नंबर पे रहा। तो आप ये ना दोनों याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पहले ही इंपॉर्टेंस होती है और इंडिया की, इंडिया कौन सी पोजीशन पर है। इसके बाद तीसरा फॉर्मेट होता है क्रिकेट का T20। T20 में देखो पहले नंबर पर कौन सी टीम रही? इंग्लैंड, और इसमें भारत जो है ना वो सेकेंड नंबर पर रही। ठीक है, तीनों फॉर्मेट आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, किस क्रिकेटर ने अभी आईसीसी बेस्ट मेल क्रिकेटर ऑफ द फॉर द मंथ अप्रैल का जीता है? तो ये किसने जीता है? बाबर आजम ने, जो कि पाकिस्तान के कैप्टन हैं। जनवरी मंथ का किसने जीता था? ऋषभ पंत ने। ठीक है, फरवरी मंथ का किसने जीता था? रविचंद्र अश्विन ने। और मार्च मंथ का किसने जीता था? भुवनेश्वर कुमार ने। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद है अभी मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जीता है एरिना सबलेंका ने। ये बेलारूस की प्लेयर हैं, इन्होंने एशले बार्टी को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया। उसके बाद है 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में अभी ओलंपिक के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो इनका नेम है सीमा बिस्ला। इन्होंने 50 किलोग्राम की कैटेगरी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला राफेल नदाल को। कहाँ, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये? स्पेन से। और अगर वुमेन कैटेगरी में आपसे पूछे इसी अवार्ड को तो ये किसे मिला? नाओमी ओसाका को, जो कि जापान कंट्री की रहने वाली हैं। लास्ट क्वेश्चन है भाई, देखो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो ये किसने जीती? लुइस हैमिल्टन ने। अगेन इन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है, ये मर्सिडीज़ के रेसर हैं और ब्रिटेन कंट्री से बिलोंग करती हैं। सो कैसी लगी वीडियो? बढ़िया थी ना? सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए? सो आई होप सो सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, वो आप लोग करते रहें। तो मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगी। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।